हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बोर्ड में। तो प्यारे बच्चे जल्दी जल्दी यहाँ पे लाइव आ जाइए। हम सुबह के 5 बजे आ गए हैं प्यारे बच्चों आपको पढ़ाने, और आज हम आपको क्या कराने वाले हैं, टॉप 20 फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो गेस किया हुआ है, और हमको संभावना है कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो ये संभावनाएं क्वेश्चन है जो आ सकता है आपके एग्जाम में, तो इसको जरूर आप लोग याद कीजिएगा। याद क्या कीजिएगा, हम आपको अभी क्लासरूम में आप हमको 30 मिनट का टाइम दीजिए। इस 20 क्वेश्चन को हम याद ना करा दिए तो आप लोग भी बोलिएगा। 100% इसको याद करवा के हम मानेंगे। तो जल्दी जल्दी यहाँ पे आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। और इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, ऑल सब्जेक्ट का नोट्स आपको प्यारे बच्चों कहाँ मिलेगा, ये हम आपको बताने वाले हैं बिल्कुल फ्री में। तो जल्दी जल्दी यहाँ पे वीडियो को फटाफट से आप लोग शेयर कीजिए और आप लोग बता दीजिए कि सब चीज ठीक ठाक है ना, वीडियो की क्वालिटी, ऑडियो की क्वालिटी, सब चीज मस्त है कि नहीं है। तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट से यहाँ पे सभी जितने भी आलसी स्टूडेंट है ना, जो अभी तक सोए पड़े हैं, उनको तो सबसे पहले जगाइए, सबसे पहले उनको जगाइए, क्योंकि क्लास प्यारे बच्चों यहाँ पे आपका स्टार्ट हो गया। और 20 सेलेक्टेड क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, वही हम आपको बताने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी आप लोग प्यारे वीडियो को तुरंत शेयर मार दीजिए, है ना। तो यहाँ चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। और पहले नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर लगाने की कोशिश कीजिएगा। देखिए उससे पहले आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो फटाफट से आप लोग चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे, और लाइक नहीं किए बाबू फटाफट से लाइक भी कर दीजिएगा। इतना तो आप लोग कर सकते हैं प्यारे, तो जल्दी जल्दी इतना तो कर दीजिए। जो सोए हैं दोस्त उनको उठाइए और कहिए कि टाइम बहुत कम है, जल्दी जल्दी आ जाओ पढ़ने के लिए। उसके बाद से व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, नंबर नोट कीजिए मेरा 91 35 74 20 24। आप इस पर मैसेज करके फटाफट से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और ये क्लास करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और अभी 10 बजे से लेके 1 बजे तक फिजिक्स का महातांडव रिवीजन होने वाला है। जितना पढ़े हैं सारा का सारा क्वेश्चन रिवीजन हो जाएगा आज, ठीक है ना। तो आप लोग उस क्लास में जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो चलिए पहले नंबर क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। पहला है कि विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है। देखिएगा बाबू, ये क्वेश्चन सेलेक्टेड है, इतना हम आपको ऑब्जेक्टिव में इसको बता दिए ना कि आपको ये सब क्वेश्चन जितना भी होगा आपको याद हो गया होगा। देखिए क्वेश्चन है कि विद्युतीय चुंबकीय तरंग क्या है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना। क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी विद्युतीय चुंबकीय तरंग पूछा गया कि विद्युतीय चुंबकीय तरंग आखिर क्या होते हैं। तो विद्युतीय चुंबकीय तरंग वो होते हैं जिसको संचरित करने के लिए, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता ना पड़ती हो, ना हवा ना पानी ना कुछ भी, किसी भी चीज की माध्यम की आवश्यकता ना पड़ती हो, ना हवा का ना पानी का, यानी कोई भी ऐसी चीज नहीं हो जिसकी आवश्यकता उसको पड़ती हो। किसी भी चीज की आवश्यक्ता नहीं पड़ती है, उसे क्या कहते हैं, विद्युतीय चुंबकीय तरंग कहते हैं। ठीक है, जैसे गामा किरण हो गया, हमारा एक्स किरण हो गया, अल्ट्रावायलेट किरण हो गया, ये जितने भी सारे क्वेश्चन है ना, सारे के सारे विद्युतीय चुंबकीय तरंग होते हैं ना। तो यहाँ पे आपको इसको याद कर लेना है। जबकि प्रकाश जो है ना, हमारा सूर्य का प्रकाश, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, ठीक है ना। तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। तो हम आपको याद कराने की अभी कोशिश करेंगे कि विद्युतीय चुंबकीय तरंग क्या होता है। तो वैसा तरंग जिसको चलने के लिए, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता ना हो, उसे हम लोग विद्युतीय चुंबकीय तरंग कहते हैं। ठीक है, इतना समझ गए इसका डेफिनेशन। और ये तरंगे क्या होती है, जो निर्वात होता है, निर्वात में क्या होता है, वैक्यूम होता है। वैक्यूम में कुछ भी नहीं होता है ना, हवा ना प्यार बच्चों, कुछ कोई भी माध्यम ही नहीं होती है। और यहाँ देखिए उसमें भी जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है ना, वो भी क्या करता है, संचरित होता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान में संचरित होता है। मान लीजिए पृथ्वी पे है, तो पृथ्वी में हवा के माध्यम से भी जा सकता है, जल के माध्यम से भी जा सकता है। पृथ्वी पे कई माध्यमें हैं जिससे हमारी संचरित होती है। लेकिन निर्वात क्या है, निर्वात में कुछ भी नहीं है, वहां पे भी क्या होती है, हमारी विद्युतीय चुंबकीय तरंग संचरित होती है। तो यहाँ पे आपको पता लग गया कि विद्युतीय चुंबकीय तरंग क्या है। तो वैसे तरंग जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में किसी भी माध्यम की आवश्यकता ना पड़े, उसे हम लोग विद्युतीय चुंबकीय तरंग कहते हैं। और ये तरंगें क्या होती है, अंतरिक्ष में भी क्या होती है प्यारे बच्चों, निर्वात में भी ये गमन करती है, उसे विद्युतीय चुंबकीय तरंग कहते हैं। देखिए डिफिनेशन पढ़िए यहाँ पे, यहाँ देखिए उत्तर यहाँ पे लिखना है, और लिखना है कि वे तरंगें जिसको संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, वे विद्युतीय चुंबकीय तरंग कहलाते हैं। ठीक है ना। अर्थात विद्युतीय चुंबकीय तरंग निर्वात में भी क्या होती है, संचरित होती है, हम आपको समझा चुके हैं। चूंकि इन तरंगों को संचरण के लिए किसी भी माध्यम की क्या होती है, आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए अंतरिक्ष संचार के लिए अर्थात यहाँ देखिए वार्ता के लिए इन तरंगों का उपयोग किया जाता है। ये तो सारी चीजें हम आपको समझाएं बिना डिफिनेशन आपको पढ़े। तो ये उम्मीद है कि आपको पूरा 100% पूरा क्लियरली समझ में आ गया होगा। चलिए पहला क्वेश्चन आपने समझ लिया, ये याद भी हो गया होगा। चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन पढ़ते रहिए, ये भी साथ में देखते रहिएगा कि बाबू ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। सेलेक्टेड क्वेश्चन बता रहे हैं, सेलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ लीजिए, काम तमाम हो जाएगा। 10 तो आराम से बना दीजिएगा। ये देखिए
क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर क्या है, इसकी दक्षता से आप क्या समझते हैं। बाबू ट्रांसफार्मर क्या है, तो ट्रांसफार्मर एक डिवाइस है, एक युक्ति है ना, जो क्या करता है, एसी वोल्टता को घटाता या बढ़ाता है। ऐसा मत कर दीजिएगा कि ट्रांसफार्मर एक डिवाइस है जो एसी को डीसी में और डीसी को एसी में बदल देता है। ना ना बुआ, ऐसा नहीं करना है आपको। देखिए ट्रांसफार्मर एक युक्ति होता है, एक डिवाइस है जो क्या करता है प्यारे, वो करता है लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में और हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, उसे हम लोग ट्रांसफार्मर कहते हैं। एक ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, एक स्टेप अप होता है, एक स्टेप डाउन होता है ना, एगो अप चाहिए एगो उच्च चाहिए, है ना। तो यहाँ पे आपको इसको ध्यान में रखना है। ट्रांसफार्मर आप समझ गए कि ट्रांसफार्मर आखिर क्या होता है, इसकी दक्षता यहाँ पे आपको बताना है। देखिए दो क्वेश्चन है कि इसकी दक्षता से आप क्या समझते हैं, ट्रांसफार्मर आखिर होता क्या है, इसकी दक्षता क्या है। तो ट्रांसफार्मर तो हम आपको समझा चुके हैं कि ट्रांसफार्मर एक डिवाइस है जिसको क्या करते हैं प्यार बच्चों, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में और हाई को लो में कन्वर्ट करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसफार्मर मतलब कहते हैं। और यहाँ पे आपको साथ में ये भी लिखना है कि ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, स्टेप अप स्टेप डाउन, है ना। उसके बाद से लिखना है कि जो हमारा ट्रांसफार्मर है ना वो केवल एसी करंट पे काम करता है, एसी करंट में। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो एसी के सिद्धांत पे कार्य करता है, अल्टरनेटिंग करंट के सिद्धांत पे कार्य केवल करता है। तो यहाँ पे इतना आप लोग लिख दीजिएगा। और इसका दक्षता क्या होता है प्यारे बच्चों, आउटपुट पावर बटा इनपुट पावर, इसकी दक्षता होती है। तो यहाँ पे आपको इसको ध्यान में रखना है। चलिए देखिए क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर क्या है। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग प्रतिवर्ती धारा को यानी अल्टरनेटिंग करंट को क्या करने में, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज तथा यहाँ देखिए हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में बदलने के लिए किया जाता है। देखिए दोनों क्वेश्चन हम आपको याद करा दिए बाबू, यहाँ देखिए किया जाता है। यहाँ देखिए ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या होती है, तो किसी ट्रांसफार्मर का आउटपुट पावर और इनपुट पावर के अनुपात को, यानी आउटपुट पावर को हम लोग किससे सूचित करते हैं, पीओ से, और इनपुट पावर को किससे सूचित करते हैं, पीआई से। उसी को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, ट्रांसफार्मर की दक्षता कहते हैं। यानी हमारा ट्रांसफार्मर का दक्षता क्या हो जाएगा, आउटपुट पावर पीओ बटा पीआई, यही हमारा क्या होता है, ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है। आउटपुट पावर बटा इनपुट पावर को ही हम लोग ट्रांसफार्मर की दक्षता कहते हैं। पूछ देगा ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या होती है, तो ट्रांसफार्मर के आउटपुट पावर बटा ट्रांसफार्मर के इनपुट पावर को हम लोग क्या कहते हैं, हम उसी को प्यार बच्चों उसी के अनुपात को हम लोग ट्रांसफार्मर की दक्षता कहते हैं। तो यहाँ तक आपको पूरा का पूरा दो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे है, लेकिन इंग्लिश मीडियम वालों के लिए आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। ट्रांसफार्मर इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड ए कन्वर्ट लो वोल्टेज टू, यहाँ देखिए ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इनटू हाई वोल्टेज। यानी ट्रांसफार्मर एक डिवाइस है जो क्या करता है, लो वोल्टेज को यानी एसी धारा के लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है ना, एंड हाई वोल्टेज इनटू लो वोल्टेज, यानी हाई को लो में कर देता है, यानी हाई को लो में कर देता है। ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी यहाँ देखिए द रेशियो ऑफ आउटपुट पावर इनटू पावर ऑफ, यहाँ देखिए ट्रांसफार्मर इज कॉल्ड, यहाँ पे क्या, एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर। तो यानी कहने का मतलब ये है कि जो ट्रांसफार्मर होता है ना, इसका दक्षता क्या होता है, एफिशिएंसी क्या होता है, तो यहाँ पे होता है आउटपुट पावर बता इनपुट पावर, आउटपुट पावर बटा इनपुट पावर। तो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले भी बच्चे समझ गए होंगे पूरा 100%, तो आप लोग भी समझ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, ट्रांसफार्मर का करोड़ परतदार क्यों बनाया जाता है। बाबू देखिए 2012-2020 का क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ पे सिर्फ गेसिंग क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं जो एग्जाम में तहलका मचाने के लिए रेडी रहेगा। इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन हो सकता है, आ सकता है, तो ये बाबू चूज किया हुआ यहाँ पे सेलेक्टेड क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर के करोड़ को परतदार बनाया जाता है, क्यों, तो ट्रांसफार्मर के करोड़ को परतदार बनाया जाता है, सिंपल सा आंसर देना है कि भंवर धाराओं के द्वारा जो ईडी करंट ट्रांसफार्मर में उत्पन्न होता है ना, जब फ्लक्स का टुकड़ा विद्युत में परिवर्तित होता है ना, तो वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। जैसे ही गर्म होगा ना, तो उसमें भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाएगी, ईडी करंट उत्पन्न हो जाएगी, है ना। तो प्यारे बच्चों उसी के हानि से बचाने के लिए ट्रांसफार्मर का करोड़ को परतदार बनाया जाता है। देखिए क्वेश्चन है कि भंवर धाराओं के कारण होने वाली विद्युत ऊर्जा से बर्बादी को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर के करोड़ को परतदार बनाया जाता है। सिंपल सा ये फंडा है, सिंपल सा ही आंसर आपको इतना लिखना है। उसके बाद से देखिए, चूंकि हम जानते हैं कि जब किसी धातु के टुकड़े से संबंधित फ्लक्स में परिवर्तित होता है, तो फिर जो टुकड़े पूरा यहाँ देखिए वॉल्यूम में क्या होता है, भौर धाराएं उत्पन्न हो जाती है। और ये भौर धाराएं क्यों उत्पन्न होती है, क्योंकि वो धातु का जो टुकड़ा फ्लक्स में परिवर्तित होता है ना, ये गर्म हो जाता है ना। उसके बाद से आपको लिखना है कि भौर धाराएं इतनी ज्यादा प्रबल होती है कि धातु का टुकड़ा अत्यधिक गर्म हो जाता है। देखिए लिखा हुआ है ना कि धातु का टुकड़ा क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, जिसके कारण विद्युत ऊर्जा की क्या होती है, बर्बादी होती है, यानी विद्युत ऊर्जा उष्मा में बदलने लगता है, भाप में बदलने लगता है ना। तो यहाँ पे इसी बर्बादी को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर के करोड़ को प्यारे बच्चों परतदार बनाया जाता है। तो देखिए कितना सटीक डेफिनेशन है जो आपको याद रखना है।
इतना सटीक डिफिनेशन है जो आपको याद रखना है। इंग्लिश मीडियम वाले प्यारे बच्चों देख लीजिए। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि नमन कोण को परिभाषा लिखे, यानी नमन कोण की परिभाषा लिखे। 2022 का ही क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको 110% बाबू याद भी हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जामों के लिए बने हैं। तो देखिए गेसिंग क्वेश्चन है। पहला यहाँ पे आपको 4 नंबर क्वेश्चन बता रहे, 3 क्वेश्चन आपको याद करा दिए, पढ़ाए नहीं याद। जो भी बच्चा एकदम मन लगा के पढ़ा होगा ना 100% याद हो गया होगा। अब देखिए कि नमन कोण को परिभाषित करें। नमन कोण क्या होता है, नीति या नमन कोण क्या होता है। तो देखिए पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय याम्योत्तर के क्षैतिज दिशा के बीच का जो कोण होता है वही नमन कोण होता है ना। चुंबकीय, यहाँ देखिए चुंबक कोण की परिभाषा लिखे, यही ना क्वेश्चन है। तो आपको लिखना है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय याम्योत्तर की क्षैतिज दिशा, समझिएगा यहाँ पे ऐसे ही लिखना पड़ेगा आपको एग्जाम में भी, कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय याम्योत्तर की क्षैतिज दिशा के बीच के कोण को हम लोग नमन कोण कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपको नमन कोण याद रखना है, और याद रखना है कि नमन कोण का मान क्या होता है प्यार बच्चों, 90 डिग्री होता है ना। डीप का मान क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है। यहाँ देखिए राइट द डेफिनेशन ऑफ द एंगल ऑफ डीप, यानी यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या बताना है प्यार बच्चों, इसका प्यार बच्चों नमन कोण को परिभाषित करना है। तो कैसे कीजिएगा कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय याम्योत्तर के क्षैतिज दिशा के बीच का जो भी कोण होगा ना उसे हम लोग नमन कोण या नीति कोण कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आपको इसको भी याद कर लेना है, बिल्कुल ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ देखो यहाँ पे इसका डेफिनेशन हो जाएगा कि द एंगल बिटवीन द, यहाँ देखिए अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, द एंगल बिटवीन, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, द एंगल बिटवीन द अर्थ एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड द, यहाँ देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑफ द, यहाँ देखिए मैग्नेटिक, यहाँ देखिए मेडिएशन इज कॉल्ड प्यार बच्चों इज द डीप एंगल। तो यहाँ पे आपको इसको याद रखना है। अगला यहाँ पे आ जाइए क्वेश्चन कि अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय पदार्थ के व्यवहार को अलग अलग करने वाली 2 विशेषताओं को लिखें। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। देख सकते हैं कि 2024 का ये क्वेश्चन है, 14 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पढ़िए कि अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, आपको डिफरेंस निकालना है कि डिफरेंस बिटवीन प्यारे बच्चों क्या लिखा है, अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अंतर निकालना है। पहले लिखिएगा, आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे बना के लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे थोड़ा सा बेटर होता है, लेकिन इसमें डिजाइन करने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए हम ऐसे लिख दिए, है ना। तो यहाँ पे आप लोग ऐसे कर दीजिएगा तो और भी अच्छा रहेगा। देखिए अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होती है, तो अनुचुंबकीय पदार्थ चुंबक द्वारा कमजोर रूप से आकर्षित होती है। अनुचुंबकीय जितने भी पदार्थ होगी ना वो चुंबक के द्वारा कमजोर रूप से क्या होती है, आकर्षित होती है ना। तो पहला यहाँ पे आपको लिख देना है। जबकि प्रतिचुंबकीय में लिखना है कि जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होती है चुंबक द्वारा कमजोर रूप से प्रतिकर्षित होती है। प्रतिकर्षित, आकर्षित नहीं, प्रतिकर्षित होगा, प्रतिकर्षित होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे डिफरेंस आपको लिखना है कि ये क्या होगा, कमजोर रूप से आकर्षित होगा जबकि ये कमजोर रूप से प्रतिकर्षित होगा, ठीक है। अगला यहाँ पे लिख दीजिएगा किसी अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय संवेदनशीलता सकारात्मक होती है लेकिन बहुत छोटी भी होती है ना। तो यहाँ पे आपको लिख देना। दूसरा लिखना है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता संवेदनशील ऋणात्मक होती है लेकिन बहुत ही छोटी होती है ना। तो ये आपको लिख देना है, ठीक है ना। तो आप लोग इसको लिख दीजिएगा, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप लोग इसको भी हमेशा लिखते रहिएगा और ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे बिल्कुल। यहाँ पे आप इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं, फटाफट से ये नोट कीजिए। यहाँ पे फटाफट यहाँ पे जल्दी से जल्दी यहाँ पे आप लोग नोट करते रहिए। चले, पैरामैग्नेटिक सब्स्टिट्यूएंट्स आर, यहाँ आप देखिए वीकली अट्रैक्टेड बाय ए मैग्नेट, यानी कमजोर रूप से ये चिपकता है ना। यहाँ पे देखिए अगला यहाँ पे आ जाएगा लॉरेंज बल क्या है। बाबू ये सब क्वेश्चन आता है कि लॉरेंज बल क्या है, फटाफट से यहाँ पे आप लोग इसका आंसर देख लीजिए। हम समझाने की कोशिश करें, जितने भी स्टूडेंट हैं हम समझाने नहीं, यहीं पे याद कराने का कोशिश करें, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोग इसका ध्यान रखिएगा। चलिए ये पढ़िए क्वेश्चन आपके सामने ये है कि लॉरेंज बल क्या है। लॉरेंज बल क्या होता है, तो देखिए लॉरेंज बल क्या होता है, तो जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, कोई भी आवेशित कण हो, कोई भी आवेशित जिसपे क्या हो, चार्ज हो, कोई भी आवेशित कण हो जिसपे क्या हो, चार्ज हो, वो कहाँ जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र में जाएगा, है ना। कोई चुंबकीय क्षेत्र उस क्षेत्र में गति करेगा तो आवेशित कण पर एक बल कार्य करेगा, आवेशित कण पर एक बल कार्य करता है ना। कोई भी कण चुंबक, यहाँ पे क्या लिखा है कि कोई भी आवेशित कण चुंबक, मान लीजिए कि कोई एक कण है ना, क्यों,
चुंबकीय क्षेत्र में क्या करता है, गति करता है। तो यहाँ आप देखिए ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है मान लीजिए, और इसमें क्या कर रहा है, कोई एक आवेशित कण गति कर रहा है, यानी क्यू आवेश मान लीजिए यहाँ पे, ये क्यू आवेश क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो इस पे एगो क्या करेगा प्यारे बच्चों, फोर्स काम करेगा, इस पे एगो बल कार्य करता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लॉरेंज बल कहते हैं, ठीक है ना। तो ये डायग्राम भी आप लोग ऐसे बना सकते हैं, बिल्कुल नंबर मिलेगा। देखिए क्वेश्चन है कि जब कोई एगो आवेशित कण, कोई भी एगो चार्ज है, आवेशित कण है, जिसपे एगो आवेश हो, वो क्या चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है। ये मान लीजिए कि चुंबकीय क्षेत्र, इसमें कोई आवेश को गति कर रहा है ना, तो यहाँ देखिए इस पे एगो क्या करता है, बल कार्य करने लगता है, एगो फोर्स काम करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, उसी को हम लोग लॉरेंज बल कहते हैं। तो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा, 100%। ना समझ में चलिए, थोड़ा सा माइक डिस्टर्ब हुआ था, ठीक है ना, अब सही हो गया। चलिए बाबू, ये ऐसे ही इसको बनाया जाता है ना, तो यहाँ पे आपको याद रखना है। देखिए क्वेश्चन है कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, तो आवेशित कण पर जो यहाँ देखिए बल कार्य करता है, आपको डेफिनेशन डायग्राम बना के समझा दिए, उसी को हम लोग लॉरेंज बल कहते हैं। लॉरेंज बल की दिशा कण तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों के चालन की दिशा के प्यारे बच्चों क्या होती है, लंबवत होती है। तो ये सब क्वेश्चन लिख दीजिएगा, बिल्कुल यहाँ पे आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये देखिए 2 क्वेश्चन बताएंगे, एक क्वेश्चन तो कन्फर्म है, एक क्वेश्चन क्या है, CNF कन्फर्म है, याद रख लीजिएगा, याद रख लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। ये सब क्वेश्चन बिल्कुल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये देखिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या है, यहाँ पे देखिए क्या है, राइट हैंड रूल है प्यारे, राइट हैंड रूल है, ये वाला रूल है। दाहिना हाथ है ना प्यारे बच्चों, ये वाला रूल है। तो दाहिना हाथ का नियम फ्लेमिंग का क्या कहता है, सबसे पहले ये डायग्राम देख लीजिएगा, दाहिना हाथ वाला बाबू ये बनाना ही पड़ेगा। देखिए कहता है कि हम देखिए, यदि आपके दाहिने हाथ की तर्जनी मध्यमा अंगूठा को एक दूसरे के लंबवत फैलाते हैं, अंगूठा चालन की गति की ओर इंगित करता है और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है, तथा मध्यमी जो होता है प्यारे बच्चों वो क्या करता है, हमें परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की दिशा प्रदान करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्लेमिंग के दाएं हाथ, राइट हैंड रूल। ये लेफ्ट है, ये वाला रूल प्यारे बच्चों, ये वाला, ये तो यहाँ पे इसी को समझाना है। तो देखिए क्या है हमारा, सबसे पहले ये अंगूठा है, तर्जनी है, ये मध्यमा है ना, ये तो अनामिका कनिष्ठ का बात नहीं किया गया। तो हमको इसको इस प्रकार फैलाना है कि जो अंगूठा है, ये प्यारे बच्चों ये अंगूठा, ये फर्श, यहाँ पे क्या, ये अंगूठा प्यारे बच्चों क्या, चालन की दिशा की, चालक की गति, यहाँ देखिए ये फोर्स है, यहाँ पे दाएं हाथ का हम बात करें, ये चालक की गति का, और वहीं बाएं हाथ में क्या होता है, ये फोर्स का यहाँ पे दर्शाता है, फोर्स यानी बल की दिशा दर्शाएगा, ये बाएं हाथ में होता है। लेकिन दाएं हाथ में क्या होता है बाबू, हम आपको बाएं हाथ भी समझाएंगे, पहले दाएं हाथ समझ लीजिए। दाएं हाथ में ये मोशन दर्शाता है, चालन की गति दर्शाता है। देखिए अंगूठा चालक की गति को दर्शाता है, मोशन को दर्शाता है, जबकि जो तर्जनी उंगलियां होती है ना, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड को, चुंबकीय क्षेत्र या विद्युतीय क्षेत्र को दर्शाता है। देखिए ये चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएगा, ये चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है, जबकि ये प्यारे बच्चों ये जो हमारी अंगूठा तर्जनी, ये जो मध्यमा अंगुलियां होती है ना, ये जो अंगुलियां होती है प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को दर्शाती है, जिसको हम लोग फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम कहते हैं। बाबू बस डिफरेंस इतना है ना कि ये जो अंगूठा होता है दाएं हाथ में, ये चालक की गति को या मतलब दिशा को दर्शाता है। यहाँ आप देखिए चालक की दिशा को दर्शाता है, गति को दर्शाता है ना। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये अंगूठा जो होता है चालक की गति को इंगित करता है, जबकि तर्जनी उंगलियां जो होती है चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है और ये विद्युत धारा की दिशा को दर्शाती है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम कहते हैं। तो देखिए कैसे याद करना है, यहाँ पे दायां आपको निकालना है ना, दायां में क्या, दायां में चलाना है इसको, तो अंगूठा क्या करेगा, चालन की गति को, चालक की गति को इंगित करेगा, है ना। ये तर्जनी क्या करेगा, तर्जनी करेगा प्यारे बच्चों चुंबकीय क्षेत्र को इंगित करेगा, है ना। और ये जो यहाँ आप देखिए मध्यमा उंगली है, ये विद्युत धारा की दिशा को इंगित करता है, जिसे हम लोग फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम कहते हैं। देखिए ये मोशन को दर्शा रहा है, ये इलेक्ट्रिकल यानी मतलब मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाएगा, और ये क्या करेगा, करंट को दर्शाएगा। तो ये आपने आराम से लिखने हैं, जल्द बिल्कुल यहाँ पे आपको नंबर मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा, है ना, बहुत बढ़िया। चलिए अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे इंग्लिश में भी बता दे क्या प्यारे बच्चों, पढ़ दे, चलिए पढ़ देते हैं। देखिए यहाँ पे इफ यू, यहाँ देखिए स्टैंड द इंडेक्स मिडिल फिंगर एंड यहाँ देखिए थंब
ऑफ आवर राइट हैंड, यहाँ देखिए परपेंडिकुलर यानी इस प्रकार फैलाए, इच अदर यानी एक साथ इस प्रकार फैलाए, सच ए डेट ए थंब पॉइंट टूवर्ड्स, यहाँ देखिए टू मूवमेंटिंग ऑफ द कंडक्टर यानी चालक की दिशा को दर्शाए, एंड यहाँ देखिए इंडेक्स फिंगर, यहाँ देखिए थॉम्स इंडेक्स मिडिल फिंगर, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ देखिए इतना आपको पता होना चाहिए, थॉम्स इंडेक्स मिडिल फिंगर है ना। यहाँ देखिए आपको ऐसे लिखना है कि इंडेक्स फिंगर जो है पॉइंट टावर्ड्स यानी ऐसे फैलाएं कि ये डायरेक्टर ऑफ, यहाँ पे क्या डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी ये क्या करे प्यार बच्चों, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाए, और मिडिल फिंगर को आपको ऐसे यहाँ देखिए फैलाना है यानी टूवर्ड्स करना है कि ये यहाँ देखिए जो फ्लोइंग करंट है यानी विद्युत धारा का प्रवाह है उसको ये दर्शाए। तो यहाँ पे आपको लिख देना है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए ये बाएं हाथ का नियम है। अब देखिए इसमें क्या हो रहा था, दाएं हाथ में ये हो रहा था कि ये हमारी विद्युत धारा की दिशा की दर्शा रहा था, मोशन को, गति को दर्शा रहा था, है ना। यहाँ पे ये मोशन को दर्शा रहा था ना अंगूठा, यहाँ देखिए ये क्या कर रहा था, मोशन को दर्शा रहा था, चालन की गति को दर्शा रहा था अंगूठा। अब यहाँ पे हम आते हैं कैसे, ऐसे करके ऐसे। तो यहाँ देखिए इसमें जो होता है ना प्यार बच्चों, ये क्या होता है, ये जो हमारा अंगूठा होता है बाएं में, लेफ्ट में क्या होता है, ये बल की दिशा को दर्शाता है, ठीक है। अंगूठा हमारी बल की दिशा को दर्शाएगा, और जो तर्जनी उंगलियां होगी ये क्या करेगी, ये हमारे विद्युत धारा की दिशा को नहीं प्यार बच्चों, ये चुंबकीय क्षेत्र को ही दर्शाएगी, लेकिन ये हमारा विद्युत धारा की दिशा को दर्शाता है यानी करंट को दर्शाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इतना आपको पता होना चाहिए। जैसे देखिए फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम में याद रखना है कि आपके इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की तर्जनी मध्यमा अंगूठा को इस प्रकार फैलाए कि आप देखिए तीनों एक दूसरे के क्या परस्पर लंबवत हो, जिसमें अंगूठा बल की दिशा को दर्शाए, अंगूठा बल की दिशा को, यहाँ देखिए तर्जनी अंगुलियां हो यानी ये अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिकल फील्ड को दर्शाए, तथा यहाँ देखिए माध्यम अंगुलियां क्या हो प्यारे बच्चों, चालन में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा यानी ये क्या करे, करंट को दर्शाए। तो यहाँ पे बस डिफरेंस इतना है कि राइट में क्या होता है, ये मोशन की गति को दर्शाता है, चालन की गति को दर्शाता है, और बायां में क्या, ये प्यार बच्चों फोर्स की गति को दर्शाता है। बस इतना डिफरेंस है। तो यहाँ पे आपको लिख देना है। उम्मीद है कि ये दोनों नियम आपको याद हो गए होंगे। अगला आ जाइए, किसी सतह पर विद्युतीय प्रभाव को परिभाषित करें। बिहार बोर्ड 2019-2021 देख लीजिए क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है कि किसी सतह पर विद्युतीय प्रभाव की परिभाषित करें। यहाँ देखिए किसी सतह पर विद्युतीय प्रभाव को, कोई भी सतह है उस पर विद्युत का प्रभाव हो उसको परिभाषित करना है, यानी उस पर चार्ज हो, उस पर विद्युत का प्रभाव हो उसको परिभाषित करना है। देखिए किसी सतह के लंबवत गुजरने वाली विद्युतीय बल रेखाओं की कुल संख्या के सतह पर विद्युतीय प्रभाव को कहा जाता है। यानी मान लीजिए कि कोई भी सतह है, इस पे क्या हो, विद्युतीय बल रेखाएं चलती है, इसी की संख्या को प्यार बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, तो विद्युतीय प्रभाव कहते हैं, विद्युतीय फ्लक्स भी इसी को कहा जाता है ना। तो यहाँ पे आपको इसको भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आ जाएगी, कूलम्ब बल की सीमाएं क्या है। बाबू ये क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे देखिए जितने भी संभावित क्वेश्चन है ना वो हम आपको बता रहे हैं, तो प्लीज आप लोग इसको याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, कूलम्ब के सीमाएं लिखे, कूलम्ब के नियम की सीमाएं लिखे। तो देखिए कूलम्ब बल क्या होता है प्यार बच्चों, पहला यहाँ पे आपको सीमा लिखना है कि कौन कौन सी इसकी सीमा है। तो कूलम्ब का नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य, पॉइंट चार्ज के लिए ही सत्य होता है, पहली बात है ना। दूसरा लिखना कि यह नियम अत्यधिक दूरी के लिए भी सत्य नहीं है, और 10 की पावर माइनस कम दूरी के लिए भी सत्य नहीं है। ये दो कंडीशनें होती हैं कि कूलम्ब का जो नियम होता है ना, अत्यधिक दूरी के लिए भी सत्य नहीं होता है, और 10 की पावर माइनस 15 से कम भी दूरी होना फिर भी ये सत्य नहीं होगा। तो ये सीमाएं हैं, आपको लिखना पड़ेगा। और यह एक क्या होता है, यूनिवर्सल नियम होता है, यानी ये सार्वत्रिक नियम होता है। तो यहाँ पे आपको लिख देना है कि कूलम्ब का नियम का सीमा, अगर आपसे पूछा जाए कि कूलम्ब के नियम की सीमाएं लिखिए, तो पहला लिखना है कि कूलम्ब का नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य माना जाता है। यहाँ आप देख लीजिए, यह नियम अत्यधिक दूरी के लिए भी सत्य नहीं है, और ये 10 की पावर माइनस 15 मीटर से कम दूरी के लिए भी सत्य नहीं है ना। अत्यधिक दूरी के लिए नहीं, लेकिन इससे कम दूरी के लिए सत्य नहीं है। और यह एक क्या है, यूनिवर्सल नियम है, यानी यह एक सार्वत्रिक नियम है। तो ये बाबू पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ जाएगा, आप देखिए ऑप्टिकल फाइबर क्या है, इसके दो उपयोग लिखे। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, यहाँ पे आप लोग समझिए कि प्रकाशीय फाइबर एक युक्ति होती है, यानी क्या है, एक डिवाइस। ऑप्टिकल फाइबर क्या है, एक डिवाइस है, जिससे क्या होता है, जो प्रकाश ऊर्जा को बिना उसकी तीव्रता हानि के एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या किया जाता है, प्रेरित किया जाता है। यहाँ आप देखिए उसी को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों को, ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं। ऑप्टिकल फाइबर का सबसे पहले डेफिनेशन आपको लिखना है। कैसे लिखना है कि प्रकाशीय फाइबर यानी ऑप्टिकल फाइबर एक प्रकार का डिवाइस है जो प्रकाश ऊर्जा को बिना उसके तीव्रता में हानि के, जो प्रकाश ऊर्जा को बिना उसकी तीव्रता के हानि में एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या कर दिया जाता है, प्रेरित कर दिया जाता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है, उसी को ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं। यहाँ देखिए यह
यहाँ देखिए यह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। कौन? तो ऑप्टिकल फाइबर। यहाँ पे आपको लिख देना है। अब यहाँ पे पूछा गया कि इसके आप दो उपयोग भी तो लिखे। देखिए पहला उपयोग लिखना है कि ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग चिकित्सा जांच में किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग चिकित्सा जांच में किया जाता है, पहला। दूसरा यहाँ देखिए प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने में भी इसका क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है ऑप्टिकल फाइबर का, है ना। तो यहाँ पे आपको ये लिखना है, बिल्कुल ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे सभी बच्चों से निवेदन है कि सारे के सारे बच्चे ये क्वेश्चन याद रखेंगे। फटाफट में यहाँ पे हम आपको याद कराने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ देखिए ये आप लोग पढ़ लीजिए। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन आ जाइए प्यारे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। यहाँ देखिए प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, इसके शर्तों को लिखिए। देखिए क्वेश्चन दो है कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या है और इसके शर्त भी क्या है। दो चीजें आपको दिख रही होंगी। तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या है, हम आपको बता दिए कि जब प्रकाश यहाँ देखिए किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो आपतन कोण का मान क्या होता है? क्रांति कोण से बड़ा हो जाता है। क्या होता है यहाँ पे समझिएगा, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो आपतन कोण का मान क्रांति कोण से बड़ा हो जाता है। प्रकाश किरण पुनः फिर उसी माध्यम में लौट आती है। इसी घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन यानी पूरी तरह से फिर वापस आ जाना। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन यानी जाए और फिर उसी दिशा में फिर वापस आ जाए, उसी को पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं ना। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है ना तो यहाँ पे क्या होता है, आप यहाँ देखिए क्रांति कोण का मान क्या होता है? आपतन कोण का मान जो होता है ना क्रांति कोण से बड़ा हो जाता है। आपतन कोण का मान क्रांति कोण से बड़ा होने के कारण प्रकाश पुनः अपनी दिशा में पूरी तरह से लौट आता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। तो यहाँ पे आपको इतना लिख देना है कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है ना, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो याद रखना है कि आपतन कोण का मान क्रांति कोण से ज्यादा हो जाने के कारण प्रकाश फिर पुनः उसी दिशा में, पुनः मतलब क्या, उसी दिशा में पूरी तरह से लौट आती है। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए इसके शर्त कौन कौन से हैं। तो देखिए प्रकाश किरण को हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। बाबू ये तो सही है। और यहाँ पे आपको ये भी लिख देना है कि क्यों परिवर्तित होगी। तो यहाँ पे ये शर्त होना चाहिए कि आपतन कोण का मान क्रांति कोण से बड़ा होना चाहिए, तभी तो लौट के आएगी ना, तभी तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होगा। तो दूसरा शर्त यहाँ पे ये है कि आपतन कोण का मान क्रांति कोण से बड़ा होना चाहिए। देखिए डिफिनीशन इज सेम टू सेम इसका प्यारे बच्चों क्या है? शर्त है कि प्रकाश सघन से विरल में जाना चाहिए और साथ में यहाँ पे क्या होना चाहिए? आपतन कोण का मान बड़ा होना चाहिए क्रांति कोण से, है ना। तो यहाँ पे आपको इतना समझ में आ गया, बिल्कुल बढ़िया। यहाँ पे फटाफट से मेरे इंग्लिश वाले लाले फटाफट से यहाँ पे इसको याद कर लीजिए जल्दी। When a light ray passes from denser medium to a rare medium, चलिए फटाफट से प्यारे बच्चों पढ़िए। आप लोग इंग्लिश वाले स्टूडेंट है, बहुत अच्छा से पढ़ेंगे, है ना। यहाँ देखिए हम तो हिंदी वाले स्टूडेंट है। ये देखिए क्वेश्चन है कि प्रकाशीय यंत्रों के किन्हीं 3 उपयोगों को लिखे। प्रकाशीय यंत्रों के किन्हीं 3 उपयोगों को लिखे, है ना। प्रकाशीय यंत्र के किन्हीं 3 उपयोग लिखने। चलिए प्रकाश यंत्र के कौन कौन से 3 उपयोग है। पहला देखिए प्रकाशीय यंत्र के 3 उपयोग कौन सा है। यहाँ देखिए अत्यंत छोटा वस्तुओं को देखने के लिए प्रकाशीय प्यारे बच्चों यंत्र का प्रयोग करेंगे। पहला यहाँ देखिए उपयोग पूछा गया कि प्रकाशीय यंत्रों के किन्हीं 3 उपयोग लिखे। यहाँ पे लिखना है कि प्रकाश यंत्रों के निम्नलिखित 3 उपयोग है। उसके बाद से लिखना है कि अत्यंत छोटे वस्तु को देखने के लिए क्या किया जाता है? प्रकाशीय यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। अत्यंत दूरी स्थित वस्तुओं को देखने के लिए, यानी बहुत ज्यादा दूर है कोई वस्तु, उसको देखने के लिए क्या करेंगे? प्रकाशीय यंत्र का प्रयोग करेंगे। तीसरा कि किसी वस्तु के दर्शन कोण को बढ़ाने के लिए, किसी वस्तु के दर्शन कोण को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो प्यारे बच्चों इसके लिए प्रकाशीय यंत्र का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे जितने भी सारे स्टूडेंट है ना, तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए कि एक्स किरण के उपयोग लिखे। बाबू जरूर फंसेगा, इस सब में से क्वेश्चन जरूर फंसेगा, लिखित देते हैं कि जरूर इसमें से क्वेश्चन फंसेगा तो फंसेगा। ये देखिए क्वेश्चन है कि एक्स किरण के गुण लिखे। एक्स किरण क्या होता है? गामा किरण के प्यारे बच्चों थोड़ा थोड़ा सिमिलर होता है। जैसे पहला कि ये विद्युतीय चुंबकीय तरंग होगा। एक्स किरण क्या होता है? विद्युतीय चुंबकीय तरंग होता है। और एक्स किरण का एंगस्ट्रॉन कितना होता है? 1 एंगस्ट्रॉन होता है ना। तो यहाँ पे आपको याद रखना है।
चलिए यहाँ देखिए एक्स किरण के प्यारे बच्चों पूछा जा रहा है कि उपयोग को लिखें, हमको उपयोग लिखना है। तो देखना है एक्स किरण का निम्नलिखित उपयोग है। पहला, रेडियोग्राफी में इसका उपयोग किया जाता है, पहला उपयोग रेडियोग्राफी में। दूसरा यहाँ देखिए किसी भी क्रिस्टल की संरचना का अध्ययन किरण मतलब अध्ययन एक्स किरण की मदद से किया जा सकता है। किसी भी क्रिस्टल की संरचना का अध्ययन एक्स किरण से आप कर सकते हैं। दूसरा उपयोग हो गया चिकित्सा के क्षेत्र में एक्स किरणों का बहुत बड़ा यहाँ पे देखिए योगदान है, महत्वपूर्ण है। जैसे कोई रोगी की जांच की निदान में एक्स किरणों से प्यार बच्चों उसकी सहायता से किया जाता है। एक्सरे जानते हैं ना, एक्सरे का मतलब किरण होता है एक्सरे, तो यहाँ देखिए रोगी को एक्सरे कराया जाता है ना, तो यहाँ पे ये आपको याद रखना है। तो देखिए पहला यहाँ पे आपको लिखना है कि रेडियो सक्रिय, यहाँ देखिए रेडियोग्राफी में इसका प्रयोग होगा। किसी भी क्रिस्टल की संरचना का अध्ययन एक्स किरण से हो सकता है। चिकित्सा क्षेत्र में प्यार बच्चों किसी भी रोगी का जांच करने के लिए मतलब जांच के लिए उससे हम लोग एक्स किरण का प्रयोग करते हैं। रेडियो चिकित्सा क्षेत्र में भी इसका प्रयोग होता है। तो यहाँ पे आप लोग इसको भी लिख दीजिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। चलिए नाभिकीय बल क्या है, इसके गुणों को लिखें। नाभिक का बल सबसे ज्यादा प्रबल बल होता है नाभिकीय बल, है ना। यहाँ देखिए याद रखना है नाभिकीय बल क्या है, तो नाभिकीय बल नाभिक में उपस्थित कणों के बीच का प्रबल आकर्षण बल है, उसे ही हम लोग नाभिकीय बल कहते हैं ना। यह एक दूसरे को क्या करती है, बांध के रखती है ना। नाभिकीय बल क्या होता है, नाभिकीय बल होता है प्यारे बच्चों की नाभिक बल, नाभिक में उपस्थित कणों के बीच प्रबल आकर्षण नाभिकीय बल हमारा ही नाभिक बल कहलाता है। नहीं समझे, हम आपको समझा रहे हैं कि नाभिकीय बल नाभिक में उपस्थित कणों के बीच का प्रबल आकर्षण बल ही हमारा नाभिकीय बल कहलाता है। इतना समझ गया, यह एक दूसरे को क्या करती है, बांध के रखती है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है। अब देखिए इसके गुण प्रॉपर्टीज लिखने हैं। तो देखिए नाभिकीय बल आकर्षण बल होते हैं, पहला नाभिकीय बल आकर्षण बल। दूसरा लिखना है कि नाभिकीय बल अत्यंत लघु परासी बल होते हैं। तो यहाँ पे आपको इसको भी याद रखना है। नाभिकीय बल अवैधुत तथा यहाँ देखिए अगुरुत्वीय होता है, ये भी आपको लिख देना है कि जो नाभिकीय बल होगा अवैधुत तथा अध्रुवीय होगा। यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा नाभिकीय बल अत्यंत प्रबल बल होता है, बहुत ज्यादा। हम बोले ना कि नाभिकीय बल सबसे ज्यादा प्रबल बल होता है, ये हम आपको अभी जस्ट क्लास पढ़ा रहे थे इसको, तो हम आपको एक्सप्लेन किए थे। तो यहाँ पे आप लोग इसको याद रखिएगा। ये देखिए इंग्लिश मीडियम वाला, जल्द जल्दी पढ़िए प्यारे बच्चों। चलिए फटाफट से, चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। देखिए कि बोर परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं, बोर परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं, और यहाँ पे आपको बताना है कि परमाणु के बोर मॉडल की दो कमियों का उल्लेख करें। ये एक ही में देगा क्वेश्चन, तो हम यहाँ पे सीमा छोड़ दी है। हम परमाणु के मॉडल के दो कमियों को उल्लेख करेंगे। देखिए पहला, यह परमाणु में इलेक्ट्रॉन वितरण के विषय में कोई विचार नहीं देता है। पहला इसका कमी है कि यह परमाणु में इलेक्ट्रॉन वितरण के विषय में कोई उपचार नहीं देता है। दूसरा यहाँ देखिए स्पेक्ट्रल रेखाओं की अपेक्षित तीव्रता के विषय में यह कोई ज्ञान नहीं देता, ये दूसरा कमी है। यह मॉडल जटिल परमाणुओं का होता है, एक से अधिक इलेक्ट्रॉन के परमाणुओं से के यहाँ देखिए स्पेक्ट्र को नहीं समझा सकता है। तो यहाँ पे आपको ये लिख देना, दो पूछा है, बहुत सारा लिख दिए, आप लोग लिख दीजिएगा। और इसका पीडीएफ मिल जाएगा, कैसे मिलेगा हम आपको बताते हैं, आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है ना। हंसी खुशी डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे बिल्कुल आपको मजा ही आने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पे फटाफट से ये सारे के सारे क्वेश्चन कीजिए बाबू, मजा ही आ जाएगा। अगला यहाँ पे आ जाए क्वेश्चन की अर्ध आयु क्या है, अर्ध आयु। यहाँ देखिए अर्ध आयु पूछा गया है कि हाफ लाइफ क्या है, व्हाट इज हाफ लाइफ, यानी अर्ध आयु क्या है। तो प्रारंभिक में उपस्थित परमाणुओं की कुल संख्या में आधा परमाणुओं के विघटित होने में एक समय, यहाँ देखिए एक निश्चित समय लगता है। जितने समय में परमाणुओं की आधी संख्या विघटित हो जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव अर्ध आयु कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको इसको याद रखना है। यहाँ देखिए आपको समझना पड़ेगा, तभी यहाँ पे आपको समझ में आएगा, है ना। यहाँ देखिए प्रारंभ में उपस्थित परमाणुओं की कुल संख्या में आधे परमाणुओं का विघटित होना एक निश्चित समय लगता है। आधे परमाणुओं को विघटित होने में यानी टी हाफ में प्यारे बच्चों विघटित होने में कुछ समय का लगता है, यानी लाइफ लगता है। इसी को प्यारे बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव अर्ध आयु कहते हैं। यानी टी हाफ का मान आप लोगों से कभी कभी पूछा जाता है, हम यहाँ पे अर्ध रेडियो एक्टिव अर्ध आयु बराबर होता है, यानी टी हाफ का मान हम क्या बताएं 0. यहाँ देखिए 693 बटा में लेमडा, ये हम आपको पढ़ा है ना, यही होता है रेडियो एक्टिव अर्ध आयु। तो यहाँ पे आपको इसको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए कि अल्फा किरण के गुण लिखे। बाबू जरूर फंसेगा, हम पक्का बता रहे हैं ना कि इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पे आपका फंसने वाला एग्जाम में, है ना। ये देखिए क्वेश्चन क्या है कि अल्फा किरण के गुण लिखे। पहला, अल्फा किरण के निम्नलिखित गुण है, ये हेडलाइन है ना, ये आपको देना पड़ेगा एग्जाम में, तभी बढ़िया से नंबर मिलेगा। देखिए उसके बाद से लिखना है आपको, सभी बच्चे ध्यान रखिएगा।
उसके बाद से लिखना है कि आप देखिए वास्तव में अल्फा कण हीलियम का नाभिक होता है। बाबू अल्फा कण हीलियम का नाभिक ये तो आपको पता है, अर्थात इस कण में 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन होते हैं, है ना, ये लिख देना। अब देखिए ये किरण फोटोग्राफी प्लेट पर प्रभाव डालता है, ये भी लिख दीजिएगा। इस किरण की चाल प्रकाश की चाल से काफी कम होती है, यानी 1/10 गुना होता है, 1/10 गुना होता है। बस यहाँ पे आपको लिखना है। अब लिखना है कि अल्फा कण की वेधन क्षमता बहुत कम होती है और किसकी ज़्यादा होती है, तो गामा किरण की वेधन क्षमता ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे लिखना है कि ये किरणें, यहाँ पे आपको साथ में ये लिखना है कि ये किरणें जब किसी गैस से होकर गुजरती है तो तीव्र आयनीकृत करती है। क्या करती है, बहुत तेजी से आयनीकृत हो जाती है। तो यहाँ पे आपको इसको भी लिख देना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ये। फटाफट से मेरे लाल इंग्लिश मीडियम वाले फटाफट यहाँ पे स्क्रीनशॉट मारेंगे, जल्दी जल्दी। हम भी यहाँ पे खड़े हो जाते हैं, मारिए स्क्रीनशॉट, देखो तो नहीं बढ़िया से, रुकिए मारिए बाबू, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट मारी। अब चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। आप देखिए आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा, यहाँ देखिए समतुल्यता संबंधित क्या है, यानी E = mc² क्या है, यही तो पूछा है, यही ना, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। बाबू सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जरूर पढ़ लीजिएगा, एग्जाम से पहले हम आपको बता रहे हैं। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा, यहाँ देखिए समतुल्यता, यहाँ पे पूछा गया कि संबंध क्या है, तो आइंस्टीन के सापेक्षवाद सिद्धांत के अनुसार यह सिद्ध किया गया कि द्रव्यमान तथा ऊर्जा एक दूसरे से संबंधित है। आइंस्टीन के द्वारा यह सिद्ध किया गया कि द्रव्यमान तथा ऊर्जा एक दूसरे से संबंधित है तथा प्रत्येक वस्तु में उसके द्रव्यमान के कारण भी यहाँ देखिए एक ऊर्जा होती है, उसे ही हम लोग द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण कहते हैं। तो यहाँ पे बस इतना ही लिखना है, ये बहुत आसान है, आप लोग लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आ जाइए, देखिए 20 नंबर जो कि अंतिम क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन बाबू हम जितना बताए ना, इसमें से 3-4 क्वेश्चन जरूर लड़ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान रखिएगा और याद करने में थोड़ा भी टाइम नहीं लगेगा, 1 से 2 बार वीडियो देखिएगा, याद हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है कि गामा किरण के गुण लिखे, ये गामा भाई छूट गए, गामा किरण के गुण लिखे, लिखना है सिंपली कि गामा किरण के निम्नलिखित गुण है। पहला कि गामा किरण विद्युतीय चुंबकीय तरंग होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, गामा किरण का बहुत अधिक ऊर्जा होता है। देखिए इन किरणों की ऊर्जा बहुत अधिक होती है। ये किरणें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित नहीं होती है, अर्थात ये आवेश रहित होती है ना। इसमें क्या होता है, गामा किरण में शून्य आवेश तथा शून्य द्रव्यमान होता है। इसकी आवृत्तियां बहुत हाई होती है, ये भी लिख दीजिएगा। इसका तरंग दैर्ध्य बहुत ही कम होता है, इसकी विधने की क्षमता बहुत होती है, हजारों लिख सकते हैं गामा किरण के बारे में। ये किरण प्रकाश की चाल में गमन करती है क्योंकि विद्युतीय चुंबकीय तरंग है, इनके आयनीकृत क्षमता बहुत ही कम होती है, यानी ये आयनीकृत बहुत कम होते हैं, इनका भेदने का क्षमता सबसे ज्यादा अधिक होता है। बहुत सारा बात लिख सकते हैं गामा किरण के भाई, मतलब गामा किरण के बारे में, तो आप लोग जरूर लिखिएगा। तो यहाँ पे सेलेक्टेड 20 क्वेश्चन जो है हम आपको बता दिए चला, तो आप लोग इसको याद कीजिएगा और याद करके, और प्यारे बच्चों जल्दी जल्दी, एग्जाम में तो बहुत कम समय बचा है, तो जल्दी जल्दी इसको याद कीजिएगा। और बाबू एक काम करना है, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, 300 के करना है सब्सक्राइब करके, फटाफट से वीडियो को आप लोग लाइक भी कर दीजिएगा। और यहाँ पे आप लोग को बता रहे हैं कि PDF कैसे डाउनलोड करना है, हम आपको अभी जस्ट बता रहे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले गूगल या क्रोम को ओपन करना है, ठीक, गूगल या क्रोम ओपन कीजिएगा। और यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करना है चला, सबसे पहला यहाँ पे आपको सर्च करना है आस्क बोर्ड। जैसे ही आप इस पे क्या कीजिएगा, आस्क बोर्ड सर्च कीजिएगा, यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे इस पे आपको एक बार क्लिक करना है। जैसे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे हमसे मांग रहा है लेकिन आपसे नहीं मांगेगा। चलिए यहाँ पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा ना, ये ऐसा पेज खुल जाएगा। देखिए यहाँ पे नोट्स लिया गया कि ऑल चैप्टर नोट्स, सुबह यहाँ पे सामने ही है ऑल चैप्टर, आपको इसी पे क्लिक करना है। देखिएगा जैसे ही आप इस पे एक बार क्लिक कीजिएगा ना, यहाँ पे देखिए जैसे ही क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आइएगा, देखिए फिजिक्स का यहाँ पे देखिए सब चीज मिल जाएगा, वायरल क्वेश्चन। उसके बाद से नीचे आना है, फिजिक्स का नोट्स डाउनलोड करना है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, देखिए लिखा गया कि फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव डाउनलोड करे और सब्जेक्टिव डाउनलोड करे। फिर नीचे आइए, क्लास 12 का केमिस्ट्री का नोट्स डाउनलोड कीजिए, ये देखिए केमिस्ट्री का नोट्स यहाँ पे मिल जाएगा। अब चलिए यहाँ पे देखिए अगला है कि फिजिक्स का बायोलॉजी का डाउनलोड कीजिए, यहाँ पे बायोलॉजी है। तो यहाँ आइए फटाफट से, इंग्लिश का 400-500 क्वेश्चन डाउनलोड करना है ऑब्जेक्टिव, ये देखिए इंग्लिश का। यहाँ पे आइए नीचे आइए बाबू, नीचे आइए यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए इंग्लिश हम कहाँ डाले थे, 1 मिनट, इंग्लिश कहीं ना कहीं हम डाले थे, 1 मिनट रुक जाइए। ये प्यारे बच्चों इंग्लिश ही है शायद, 1 मिनट रुक जाइए, कहाँ पे डाले थे अभी दिख नहीं रहा है, बट डाले थे बाबू। यहाँ पे इंग्लिश का भी होगा, सुबह में डाल देंगे, आइएगा और आके आप लोग फटाफट से डाउनलोड कर लीजिएगा, है ना। तो आइए फटाफट से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए प्यारेलाल, मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में। आप लोग क्या कीजिए, अपना ध्यान रखिए, मन लगा पढ़ाई कीजिए, और महा मैराथन में जुड़ना है। आज जबरदस्त रिवीजन होने वाला है 10 से 1, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में, आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।